दोस्तों ये है मरक्यूरी, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट और सन के सबसे क्लोज। इनफैक्ट ये सन के इतना क्लोज है कि नासा के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स जैसे हबल और जेम्स वेब भी इसको डायरेक्टली नहीं देख पाते। भले ये प्लैनेट सबसे छोटा है लेकिन ये हमेशा से छोटा नहीं था। इसकी सरफेस को देखने से पता चलता है कि यहाँ सोलर सिस्टम के सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मरक्यूरी का इतिहास बहुत ही भयानक गुजरा था। इस पर हज़ारों या फिर लाखों सालों तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, जिसने इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट बनाया। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि ब्रो मरक्यूरी पर भी वीडियो बनाओ, बिकॉज मैंने सभी प्लैनेट्स पर वीडियोस बना ली हैं एंड इवन के मैंने उनके मून्स पर भी वीडियोस बना रखी हैं। तो जहां हम सभी प्लैनेट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, वहीं सोलर सिस्टम के सबसे पहले प्लैनेट पर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। तो बस आज की ये वीडियो मरक्यूरी पर है, जिसमें हम मरक्यूरी की स्टोरी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मरक्यूरी कैसा प्लैनेट है और क्यों नासा के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स भी इसको नहीं देख पाते। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूँ अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों अगर बात की जाए मरक्यूरी की, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मरक्यूरी आखिर बना कैसे। तो चलो बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मेशन की। दोस्तों मरक्यूरी भी वहीं से आया जहां से सभी प्लैनेट्स आए। आज से 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में एक गैस का बादल घूम रहा था, जिसे हम कहते हैं सोलर नेब्यूला। ये बादल घूमते घूमते एक स्टार के पास पहुंचा जो फटने वाला था। तो जैसे ही वो स्टार फटा, ये बादल कोलैप्स होने लगा और बहुत तेज़ी से घूमने लगा। घूमते घूमते इसका सेंटर बहुत गर्म हो गया, जहाँ हमारा सन पैदा हुआ। और जब ये बादल घूम रहा था तो इसमें मौजूद पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़ोर ज़ोर से टकराने लगे, जिसे हम एक्रीशन कहते हैं। तो एक्रीशन के चलते सभी प्लैनेट्स बने और मरक्यूरी भी इसी प्रोसेस में पैदा हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब मरक्यूरी पैदा हुआ तो ये बहुत बड़ा था। साइंटिस्ट का ये मानना है कि 4.6 बिलियन साल पहले जब मरक्यूरी यंग था तो ये लगभग अर्थ और वीनस के जितना ही था, यानी ये तीनों प्लैनेट लगभग एक ही साइज़ के थे। बट फिर मरक्यूरी के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि इसने अपना बड़ा साइज़ खो दिया और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट बन गया। तो मरक्यूरी के साथ क्या हुआ ये हम आगे चलकर जानेंगे। अभी आप इतना जान लें कि हम सब स्टार डस्ट का हिस्सा हैं, यानी एक स्टार के फटने से हमारा सोलर सिस्टम बना था और बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद हम इंसान इस दुनिया पर आए। तो ये थी स्टोरी मरक्यूरी के बनने की। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मरक्यूरी कैसे डिस्कवर हुआ और इसका नेम मरक्यूरी क्यों रखा गया। दोस्तों मरक्यूरी को लगभग 5000 साल पहले ही डिस्कवर किया जा चुका था, और वो कैसे, चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों मरक्यूरी उन 5 प्लैनेट्स में से है जिन्हें हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मरक्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये 5 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि हमें बिना टेलीस्कोप के भी दिखाई देते हैं। ये प्लैनेट्स हमें एक स्टार की तरह दिखते हैं और यही वजह थी कि मरक्यूरी को हज़ारों साल पहले ही देखा जा चुका था। मरक्यूरी को 5000 साल पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन ने देखा था और उन्हें लगता था कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मरक्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे इनर मोस्ट प्लैनेट है जो कि सन के सबसे ज़्यादा क्लोज है। इनफैक्ट ये सन के इतना क्लोज है कि इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। या तो ये सूरज उगने से थोड़ी देर पहले दिखाई देता है या फिर सूरज डूब जाने के फ़ौरन बाद, यानी ये सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में ही दिखाई देता है। ना तो हम इसे फुल नाइट में देख सकते हैं और ना ही फुल डे में। ये एक स्टार की तरह दिखता है और यही वजह थी कि 5000 साल पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन को भी इसके बारे में पता था। जब उन्हें ये मॉर्निंग में दिखता था तो वो इसे मॉर्निंग स्टार समझते थे, और जब इवनिंग में दिखता था तो इवनिंग स्टार। तो सुमेरियंस को लगता था कि ये 2 अलग अलग स्टार्स हैं, लेकिन बाद में आने वाली सिविलाइजेशन ये समझ चुकी थी कि ये एक्चुअली 2 नहीं बल्कि एक ही स्टार है जो अलग अलग टाइम पर नज़र आता है। तो अलग अलग सिविलाइजेशंस ने मरक्यूरी को अलग अलग नाम दिए, जिनमें से ये नाम आज हम सबको पता है। ये नेम रोमन्स ने रखा था, जो कि उनके एक मैसेंजर गॉड का नेम था। यानी मरक्यूरी बाकी गॉड्स का मैसेंजर था, जिसे रोमन मैथोलॉजी में काफ़ी तेज़ और कम्युनिकेटिव माना जाता है। ये नेम मरक्यूरी की तेज़ मूवमेंट को देखकर रखा गया था, यानी इसका कुछ ही टाइम के लिए नज़र आना फिर तेज़ी से गायब हो जाना। मान लो कि ये नेम इस प्लैनेट के लिए परफेक्ट था। तो अब हम जान चुके हैं कि मरक्यूरी कैसे डिस्कवर हुआ और इसका नेम कैसे रखा गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं और मरक्यूरी के हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं इसके साइज से। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि मरक्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। तो आखिर ये कितना छोटा है, चलो जान लेते हैं। दोस्तों मरक्यूरी का एग्जैक्ट डायमीटर वैसे तो 4879 किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाएं तो इसे दूसरी चीज़ों से कंपेयर करके देखना पड़ेगा। जैसे इसे अगर हम मून से कंपेयर करें तो इसका साइज़ मून से सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा है
और अगर अर्थ से कंपेयर करें तो ये अर्थ से पूरे 2.6 टाइम्स छोटा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर अर्थ को मरकरी से भरा जाए तो इसमें लगभग 18 मरकरी फिट आ जाएंगे। बाकी मरकरी वैसे तो एक प्लैनेट है, लेकिन सोलर सिस्टम के कुछ मून्स ऐसे हैं जो कि इस प्लैनेट से भी ज़्यादा बड़े हैं। जैसे जुपिटर का सबसे बड़ा मून गैनीमीड और सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन। ये दोनों मून्स प्लैनेट मरकरी से ज़्यादा बड़े हैं, और अगर ये मरकरी की जगह पर होते तो यकीनन हम इन्हें भी प्लैनेट्स मानते। और जैसे कि मैंने बोला कि मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, तो प्लूटो का क्या? वो तो मरकरी से भी ज़्यादा छोटा है ना। तो जी हाँ दोस्तों, प्लूटो मरकरी से ज़्यादा छोटा है, बट उसे हम अब एक प्लैनेट नहीं मानते। साल 2006 में प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया था और एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी यूँ समझ लो कि प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है। प्लूटो की कंप्लीट स्टोरी हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी, जो कि आपको मेरी प्लूटो वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था मरकरी का साइज़। तो अब बात कर लेते हैं मरकरी के टेम्परेचर की। दोस्तों मरकरी के टेम्परेचर के बारे में बहुत ही अमेजिंग बातें हैं। जैसे ये सन के सबसे क्लोज है, बट ये सबसे हॉट नहीं है। सबसे हॉट वीनस है। इसके अलावा यहाँ दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस होता है और रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस। यानी दिन के टाइम यहाँ लावा जैसी गर्मी होती है और रात के टाइम हड्डियों को जमा देने वाली ठंड। और ये सब मरकरी पर क्यों होता है, चलो मैं समझाता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि मरकरी सबसे हॉट प्लैनेट नहीं है, तो सवाल पैदा होता है आखिर क्यों? मरकरी सन के सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो ये सबसे हॉट क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसका जवाब है एटमॉस्फेयर। जी हाँ दोस्तों, मरकरी के पास बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर है जो हीट को मेंटेन नहीं कर पाता। और वह कैसे? चलो पहले इसे क्लियर करते हैं। दोस्तों अर्थ के पास एक सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर है जो हीट को मेंटेन करता रहता है। अब जैसे सन की हीट जब अर्थ पर पहुंचती है तो अर्थ उस हीट को अपने एटमॉस्फेयर में स्टोर करती रहती है, जिसकी वजह से अर्थ की जो साइड सन की तरफ है वो तो गर्म रहती है, लेकिन साथ ही साथ वो साइड भी गर्म रहती है जो सन की तरफ नहीं है। यानी अर्थ रात के टाइम भी वार्म रहती है। और जैसे कि मैंने बोला कि वीनस सबसे हॉट प्लैनेट है, तो उसकी वजह भी एटमॉस्फेयर ही है। वीनस के पास सोलर सिस्टम का सबसे थिक एटमॉस्फेयर है जो सबसे ज़्यादा हीट को स्टोर करता है। यही वजह कि वीनस सबसे हॉट प्लैनेट है जो मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। मरकरी पर टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, बट वीनस पर टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरकरी का एटमॉस्फेयर कितना पतला है। तो इसका जवाब है कि मरकरी के पास एटमॉस्फेयर ना होने के बराबर है। मरकरी का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स पतला है, जो कि मरकरी की वीक ग्रेविटी की वजह से है। यानी मरकरी के पास इतनी ग्रेविटी नहीं है कि वो गैसेस को होल्ड कर सके और एक एटमॉस्फेयर बना सके। तो एटमॉस्फेयर ही वजह है जिसकी वजह से मरकरी सूरज के सबसे पास होकर भी सबसे हॉट प्लैनेट नहीं है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मरकरी के ऑर्बिट और रोटेशन की। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ऑर्बिट क्या होता है और रोटेशन क्या होती है। दोस्तों ऑर्बिट कहते हैं उस पाथ को जो कि एक प्लैनेट सन के अराउंड कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ अपना एक ऑर्बिट 365 डेज में कवर करती है। बाकी रोटेशन की बात करें तो रोटेशन कहते हैं एक प्लैनेट के अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन करने को। फॉर एग्जाम्पल अर्थ अपनी एक रोटेशन 24 घंटों में कंप्लीट करती है। तो हम ऑर्बिट और रोटेशन का डिफरेंस जान चुके हैं, तो चलो अब बात करते हैं मरकरी की। तो दोस्तों अगर ऑर्बिट की बात करें तो मरकरी का ऑर्बिट सबसे छोटा है, क्योंकि जो प्लैनेट सन से जितना दूर होगा उसका ऑर्बिट उतना ही बड़ा होगा, और जो जितना क्लोज होगा उसका ऑर्बिट उतना ही छोटा होगा। तो मरकरी सबसे क्लोज है, इसीलिए इसका ऑर्बिट भी सबसे छोटा है। हमारी अर्थ तो अपना एक ऑर्बिट 365 दिन में कंप्लीट करती है, बट मरकरी ये सिर्फ 88 डेज में ही कंप्लीट कर लेता है। यानी ये 88 डेज में ही सन के गिर्द एक कंप्लीट चक्कर लगा लेता है। जब मैं मरकरी के ऑर्बिट के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और पता चली, और वो ये कि मरकरी का ऑर्बिट राउंड नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एलिप्टिकल है, जिसकी वजह से यहाँ एक गजब का सोलर इल्यूजन क्रिएट होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, बट पहले हम रोटेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों मरकरी का ऑर्बिट छोटा होने की वजह से इसकी ऑर्बिट स्पीड तो काफ़ी तेज़ है, बट इसकी रोटेशन स्पीड उतनी तेज़ नहीं है। अर्थ तो अपना एक रोटेशन एक दिन में कंप्लीट करती है, बट मरकरी को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 59 डेज लग जाते हैं। मरकरी की रोटेशन एक्सट्रीमली स्लो है, और ये सब मरकरी पर सन की वजह से होता है। सन का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, जो कि मरकरी को टाइटली लॉक करने की कोशिश करता रहता है। यानी सिंपल लफ्ज़ों में कहा जाए तो सन चाहता है कि मरकरी स्पिन ही ना करे, जैसे हमारी अर्थ ने हमारे मून के साथ कर रखा है। हमारा मून अर्थ से टाइटली लॉक्ड है, तो ये बिल्कुल भी स्पिन नहीं करता। हमें मून की सिर्फ एक साइड ही दिखती है, जिसे हम नियर साइड ऑफ मून कहते हैं। बाकी दूसरी साइड हमें कभी नहीं दिखती, जिसे हम फार साइड
या फिर मून की डार्क साइड भी कहते हैं। तो मून पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जिसे आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो। तो मून तो अर्थ से टाइटली लॉक्ड है, बट मर्क्यूरी सन से नहीं है। मर्क्यूरी स्पिन करता है, बट सन की टाइडल फोर्सेस की वजह से ये एक्सट्रीमली स्लो स्पिन करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम मर्क्यूरी के ऑर्बिट और रोटेशन के बारे में जान चुके हैं, तो चलो अब बात कर लेते हैं सोलर इल्यूजन की। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि मर्क्यूरी का ऑर्बिट काफ़ी एलिप्टिकल है, तो यहाँ एक गजब का सोलर इल्यूजन क्रिएट होता है। एक्चुअली होता ही है कि जब मर्क्यूरी अपने पेरिहीलियन यानी सन के सबसे क्लोज वाले पॉइंट पर आता है, तो इसकी ऑर्बिटिंग स्पीड इसकी रोटेशन स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। वैसे रोटेशन स्पीड ज़्यादा है, बट इस पॉइंट पर आकर मर्क्यूरी की ऑर्बिटल स्पीड इसकी रोटेशन स्पीड से भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये होता है कि मर्क्यूरी की रोटेशन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर उल्टी हो जाती है और फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। तो अगर आप मर्क्यूरी पर होंगे तो इस इल्यूजन के चलते आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सूरज डूबते डूबते रुक गया, फिर उल्टा चलने लगा और फिर दोबारा से डूब गया। और ऐसे ही रात के टाइम भी होगा, यानी सूरज निकलेगा, फिर रुक कर दोबारा डूब जाएगा और फिर दोबारा निकलेगा। और ये सब सूरज के साथ नहीं हो रहा होता, बल्कि मर्क्यूरी के साथ होता है। मर्क्यूरी की ऑर्बिटल स्पीड इसकी रोटेशन स्पीड को क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ सूरज 2 बार निकलता है और 2 बार डूबता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी अर्थ पर तो सन हमें हमारे मून के जितना नज़र आता है, बट मर्क्यूरी पर ये कैसा दिखता होगा, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, मर्क्यूरी सन के सबसे क्लोज है, तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मर्क्यूरी पर सन बहुत ही भयंकर वाला बड़ा दिखता होगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। मर्क्यूरी पर सन बड़ा दिखता ज़रूर है, बट ये इतना भी बड़ा नहीं दिखता जितना लोग इमेजिन करते हैं। अर्थ के कंपैरिजन में मर्क्यूरी सन के 3 गुना ज़्यादा क्लोज है, तो सन भी मर्क्यूरी पर 3 गुना ही बड़ा दिखता है। यानी अगर आप मर्क्यूरी पर हुए तो आपको सन 3 टाइम्स बड़ा दिखेगा। और मज़े की बात यह है कि मर्क्यूरी पर सन आपको येलो नहीं बल्कि वाइट दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे वाइट कैसे, सन तो येलो है ना। तो दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, बट सन का एक्चुअल कलर येलो नहीं बल्कि प्योर वाइट है। अगर आप गूगल पर रियल कलर ऑफ सन लिखकर सर्च करोगे तो गूगल भी आपको वाइट ही बोलेगा। तो सन का एक्चुअल कलर वाइट है, तो इसीलिए ये मर्क्यूरी पर वाइट ही दिखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सन हमें अर्थ पर येलो क्यों दिखता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर है जिसमें मौजूद डिफरेंट गैसेस हमें सन के कलर को चेंज करके दिखाती हैं। यानी अगर एटमॉस्फेयर को हटा दिया जाए तो हमें भी सन वाइट दिखेगा, बट उसे देखने के लिए हम जिंदा नहीं बचेंगे। दोस्तों, सन के बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से मर्क्यूरी को देखना काफ़ी मुश्किल होता है, और यही वजह है कि नासा के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स जैसे हबल और जेम्स वेब भी इसको नहीं देख पाते। इन टेलीस्कोप्स के इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, जिनको सन की तरफ डायरेक्टली पॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कर दिया तो ये डैमेज हो सकते हैं। तो हबल और जेम्स वेब भी मर्क्यूरी को नहीं देख पाते, और इसीलिए हमने मर्क्यूरी को देखने के लिए उस पर स्पेसक्राफ्ट्स भेजे। दोस्तों, मर्क्यूरी पर अब तक सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट्स गए हैं, जिनमें से एक था मारिनर 10 और दूसरा था मैसेंजर। मारिनर 10 मर्क्यूरी पर जाने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो कि 1974 में मर्क्यूरी पर पहुंचा था। तो जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी पर पहुंचा तो इसने हमें मर्क्यूरी की कुछ ऐसी इमेजेस दी। साइंटिस्ट मर्क्यूरी को पहली बार देख रहे थे, और वो ये देखकर हैरान थे कि मर्क्यूरी लगभग हमारे मून के जैसा दिखता है। मर्क्यूरी पर बहुत सारे इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं, जो कि बताते हैं कि मर्क्यूरी का इतिहास बहुत ही भयानक गुजरा था। मर्क्यूरी पर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, जिसने मर्क्यूरी को हमारे सोलर सिस्टम का मोस्ट क्रेटर्ड प्लैनेट बना दिया। यानी मर्क्यूरी पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज़्यादा क्रेटर्स हैं, और इतने क्रेटर्स किसी भी प्लैनेट पर नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि जब मर्क्यूरी पैदा हुआ तो ये भी अर्थ और वीनस के जितना ही था, लेकिन फिर इसके साथ भी वही हुआ जो अर्थ के साथ हुआ था। आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब मर्क्यूरी बिल्कुल यंग था, तो एक बड़ा सा प्रोटोप्लैनेट आकर मर्क्यूरी से टकराया। ये प्लैनेट भी लगभग मार्स के जितना था, और इसके टकराने से मर्क्यूरी की आधी से ज़्यादा सरफेस स्पेस में चली गई। ये इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार था कि इसने मर्क्यूरी की सरफेस को तो डिस्ट्रॉय किया ही था, लेकिन साथ ही साथ मर्क्यूरी के कुछ मेंटल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओवरऑल इसने मर्क्यूरी को 60 से 70% डैमेज किया था, जिसकी वजह से मर्क्यूरी का साइज़ बहुत छोटा हो गया। यानी आज हम जिस मर्क्यूरी को देखते हैं वो हमेशा से इतना छोटा नहीं था, बल्कि उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। मर्क्यूरी की जिस जगह पर इम्पैक्ट हुआ था वहाँ आज एक बहुत ही बड़ा क्रेटर है, जिसे कहा जाता है कैलोरिस बेसिन। ये मर्क्यूरी की सरफेस पर एक मैसिव स्कार है, जो दिखाता है कि तबाही किस स्केल पर हुई थी। तो दोस्तों, मर्क्यूरी के बारे में बताने को और भी बहुत कुछ है, बट मुझे लगता है कि वो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं मर्क्यूरी के पार्ट 2 में।
जिसमें हम जानेंगे कि मरकरी पर मिशंस कैसे भेजे गए और उन्होंने मरकरी पर क्या कुछ देखा। तो अगर पार्ट 2 आ चुका है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट अगर वो अभी तक नहीं आया तो आपको स्क्रीन पर कुछ रैंडम वीडियोस दिख रहे होंगे, जिनमें से आपका जो मन करे उस पर क्लिक कर लो और जाने से पहले चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करते जाओ, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी।